एनीमे में फाइट्स तो हम सब ने देखी है, जहाँ हीरो और विलन आमने सामने आते हैं और धूम धड़ाका होता है। लेकिन कुछ फाइट्स ऐसी होती है जो लड़ाई नहीं, सीधा वन साइडेड कुटाई होती है, जहाँ सामने वाले को हराया नहीं जाता। उसका पूरा घमंड, उसकी औकात और उसका वजूद सब मिट्टी में मिला दिया जाता है। मतलब अगला बंदा हाथ जोड़कर बोलता है, भाई बस कर, रुलाएगा क्या? तो दिल थाम कर बैठो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनिमे हिस्ट्री की टॉप 10 फाइट्स की, जहां ओपोनेंट्स को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोया गया है। और भाई नंबर 1 वाला तो एकदम बवाल है। लेट्स रोल। नंबर 10 पर ऐसा मोमेंट है जहां मुझे जेन्युइनली बुरा लगा एनिमे के लिए, क्योंकि भाई ने प्रिपेयर कुछ और करा और मिला कुछ और। बेलिमी को फुल कॉन्फिडेंस था, एंट्री कोल्ड, डायलॉग कोल्ड, एटीट्यूड ओवरलोडेड। भाई को लग रहा था आज मैं मेन कैरेक्टर बनने वाला हूँ, और सामने लूफी जो ऑनेस्टली इतना काम था कि देखकर लग रहा था या तो इसको डर नहीं लग रहा या फिर इसने ऑलरेडी रिजल्ट देख लिया है। और फिर फाइट भी स्टार्ट प्रॉपरली नहीं हुई। पहले बिल्डअप हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ और एक पंच, बस गेम ओवर। बेलिमी हार गया। फनी चीज ये लगी कि उसको इतना टाइम लगा समझने में कि वो हार चुका है। और इमेजिन करो, इतना हाइप बनाओ, इतना कॉन्फिडेंस दिखाओ और सामने वाला तुम्हें इतनी जल्दी फोल्ड कर दे कि एडिटर को मॉन्टेज बनाने का भी टाइम ना मिले। और ऑनेस्टली ये फाइट कम, सिस्टम अपडेट ज़्यादा लग रही थी। लेकिन नेक्स्ट बंदा सिर्फ ओपोनेंट को नहीं, उसके कॉन्फिडेंस को अनइंस्टॉल कर देता है। भाइयों और उनकी बहनों, ये ऐसा मोमेंट है जहां मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था फाइट चल रही थी या कॉन्फिडेंस का लाइव फ्यूनरल। और विक्टिम था टेरू। अब भाई की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो वीक था, प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्फिडेंस थोड़ा अनलिमिटेड पैक में ले लिया था। एंट्री कोल्ड, एटीट्यूड मैक्सिमम, एनर्जी मेन कैरेक्टर, और सामने मॉब जो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि कुछ होने वाला है। और ऑनेस्टली ये वही डेंजरस टाइप के लोग होते हैं जो जितना कम बोलते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। टेरू फुल स्पीच मोड में था, भाई को ओपोनेंट से ज़्यादा खुद को कन्विंस कर रहा था। और फिर रियलिटी अपडेट इंस्टॉल हो गया। एक पॉइंट के बाद फाइट देखकर लग ही नहीं रहा था कि मॉब जीत रहा है। लग रहा था मॉब पोलाइटली बता रहा हो कि तुम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो। और मुझे फनी चीज़ ये लगी, एक पॉइंट के बाद भाई ओपोनेंट से कम रियलिटी से ज़्यादा लड़ रहा था। एक्सप्रेशन ग्रेजुअली ऐसे हो रहे थे जैसे एग्जाम में आंसर कॉन्फिडेंटली लिख दिया हो और बाद में पता चले क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। और ऑनेस्टली ये फाइट खत्म नहीं हुई, ये कॉन्फिडेंस रिडक्शन प्रोग्राम बन गई। नेक्स्ट बंदा तो ओपोनेंट को हराता भी नहीं, बस उसको याद दिला देता है कि दुनिया अनफेयर है। नंबर 8, ये वो मोमेंट है जहां मुझे समझ आ गया कि कुछ एनिमे कैरेक्टर्स को एंगर इश्यूज नहीं होते, परमिशन इश्यूज भी होते हैं। सीन सिंपल था, एक डेंजरस क्रिमिनल, फुल कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसी इंश्योरेंस भी खुद ही अप्रूव करता हो, और सामने किलुआ जो देखने में ऐसा लग रहा था कि स्कूल का अटेंडेंस अभी कंप्लीट करके आया हो। अब नेचुरली तुम एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी फाइट होगी, थोड़ा बिल्डअप होगा, थोड़ा टेंशन, थोड़ा एक्सचेंज। नहीं, किलुआ ने डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और जो हुआ उसके बाद मुझे जेन्युइनली लगा एडिटर ने बीच के सीन्स कट कर दिए, क्योंकि ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि भाई ने इतनी कैजुअली इंसान को रिमाइंडर दे दिया कि लाइफ टेम्पररी है। सबसे डिसरिस्पेक्टफुल पार्ट, एक्सप्रेशन, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई स्पीच नहीं, बस खत्म। जिस कॉन्फिडेंस के साथ जोनस खड़ा था उतनी कॉन्फिडेंस से लोग ओटीपी भी एंटर नहीं करते। और फिर 1 सेकंड के अंदर कैरियर क्लोज्ड। ये फाइट नहीं थी, ये तो कस्टमर सपोर्ट टिकट थी। इशू रिजॉल्व्ड, केस क्लोज्ड। अब तक जो मूवमेंट्स थे उनमें ओपोनेंट को चांस मिला था, अगला बंदा ये लग्जरी भी नहीं देता। नंबर 7, ये फाइट देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, कुछ लोग जीतने के लिए पावरफुल होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिन्हें देखकर ही लगता है कि रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। एस्ट्रोसा एंटर्ड द फाइट एग्जैक्टली वैसे जैसे हर फाइनल बॉस एंटर करता है। स्लो वॉक, डेंजरस एनर्जी, कॉन्फिडेंस सीलिंग क्रॉस। और फिर सामने खड़ा था एस्कनोर, जो पूरी सिचुएशन को इतनी कैजुअली ले रहा था कि मुझे एक सेकंड के लिए लगा शायद इसको पता ही नहीं कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और वही सबसे डेंजरस चीज़ थी, क्योंकि जब ओपोनेंट तुमसे डरना भी ज़रूरी ना समझे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। और एस्केनोर का पूरा एटीट्यूड ऐसा था जैसे कोई किंग गलती से बैटलफील्ड में आ गया हो। ना जल्दी, ना टेंशन, ना ओवर रिएक्शन, बस एक एक्सप्रेशन, हाँ बोलिए। और मुझे सबसे ज़्यादा इंसल्ट ये नहीं लगी कि एस्ट्रोसा हार रहा था, इंसल्ट ये लगी कि एस्केनोर उसको सीरियस लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। एक पॉइंट पर तो मुझे लगा ये फाइट नहीं चल रही, ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। और फिर वो मोमेंट आता है जहाँ समझ आ जाता है कि कुछ बैटल्स स्ट्रेंथ से नहीं, प्रेजेंस से जीती जाती है। एस्केनोर ने सिर्फ ओपोनेंट को नहीं हराया, उसने उसको कन्विंस कर दिया कि शायद ये आइडिया ही गलत था। लेकिन अगर तुम्हें लगा कि ये डिसरिस्पेक्ट था, अगला बंदा तो ओपोनेंट को हारने के बाद भी उसको समझने का मौका नहीं देता। अब तक जो लोग थे वो ओपोनेंट को हरा रहे थे, ये बंदा तुम्हें कन्विंस कर देता है कि शायद तुम कभी रेस में थे ही नहीं। आइजन, और ऑनेस्टली नहीं, कंट्रोल। आइजन, इस करेक्टर का प्रॉब्लम पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसको देख के लगता ही नहीं कि सिचुएशन अर्जेंट है। सीन देखो, सामने मल्टीपल कैप्टन्स, एक्सपीरियंस, पावर, प्रेपरेशन, सब रेडी। और फिर एंट्री होती है एक आदमी की जो पूरी सिचुएशन को ऐसे देख रहा था जैसे मीटिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हो। और सबसे इंसल्टिंग चीज़, एक्सप्रेशन। भाई ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे ये फाइट नहीं, अटेंडेंस चेक हो। और फिर धीरे धीरे समझ आता है कि यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आइजन स्ट्रॉन्ग है, ये है कि आइजन ऑलरेडी 2 चैप्टर आगे चल रहा है। एक पॉइंट पर मुझे जेन्युइनली लगा कैप्टन जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो बस डिस्कवर कर रहे हैं कि कितना गलत हो सकता है एक आदमी। और सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं था जब आइजन ओवर पावर करता है, वो मोमेंट था जब रियलाइज़ होता है कि भाई को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इमेजिन एग्ज़ाम देने जाओ और इन्विजिलेटर आंसर शीट लेकर बोले हाँ ठीक है कर लो अटेम्प्ट। एग्जैक्टली वही एनर्जी। और यहाँ मुझे एक बात समझ आ गई, कुछ लोग ओपोनेंट को डिफीट नहीं करते, वो उनकी प्लानिंग को एम्बैरेसिंग बना देते हैं। और आइजन भाई ने फाइट जीती भी ऐसे जैसे ऑफिस का पेंडिंग मेल क्लियर कर रहा हो। आइजन को देख कर लगता है कि रिजल्ट पहले से फिक्स था, अगला बंदा रिजल्ट के साथ साथ कमेंट्री भी देता है। ये वो मोमेंट है जहाँ मुझे समझ आया कि कुछ लोग पावरफुल नहीं होते, उनके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। और जो पुअर गाय, एंट्री बुरी नहीं थी और अभी था, पावर भी थी, कॉन्फिडेंस भी डेंजरस लेवल पर था। प्रॉब्लम बस एक थी, उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। सामने गोजो जो पूरी फाइट को इतनी कैजुअली ले रहा था जैसे किसी ने उसको एक्चुअल डेंजर बताया ही नहीं। सबसे फनी पार्ट, भाई ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई फ्रेंड सीरियस हो गया हो। और फिर वो क्लासिक मोमेंट जहाँ रियलाइज़ होता है कि ये नॉर्मल फाइट नहीं है, क्योंकि एक साइड फुल एफर्ट दे रही है और दूसरी साइड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। एक पॉइंट पर तो मुझे जेन्युइनली लगा गोजो जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेन कर रहा है। और इमेजिन करो तुम लाइफ की बिगेस्ट फाइट लड़ रहे हो और सामने वाला बीच बीच में टिप्स दे रहा हो, उस लेवल का डिसरिस्पेक्ट अलग ही होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, गोजो का कॉन्फिडेंस लाउड नहीं था, वो साइलेंट था, जैसे कोई ऑलरेडी जानता हो कि एंडिंग में क्या होने वाला है। और वही सबसे बड़ी इंसल्ट थी, फाइट ख़त्म होने से पहले ही फाइट का मूड ख़त्म हो गया हो। गोजो ने ओपोनेंट को सीरियस नहीं लिया, अगला बंदा पूरी जनरेशन को सीरियस नहीं लेता। ये वो मोमेंट है जहाँ मुझे लगा शुरुआत तो हो गई, लेकिन एंडिंग ऑलरेडी किसी और एपिसोड में लिखी जा चुकी है। सामने थी शिनोबी अलायंस, नाम सुन के लगता है
कि अब कुछ कोऑर्डिनेटेड होगा, प्लान होगा, एग्जीक्यूशन होगा। और फिर मदारा आता है और सीन का टोन ही चेंज हो जाता है, जैसे किसी ने डिफिकल्टी सेटिंग मैक्स कर दी हो और गेम रीसेट भी नहीं हो रहा हो। सब लोग रेडी थे, सीरियस फेसेस, फुल फॉर्मेशन, और मदारा बस खड़ा था। वो खड़ा होना ही इनफ लग रहा था, क्योंकि कुछ करेक्टर्स फाइट स्टार्ट नहीं करते, वो फाइट को इर्रेलेवेंट बना देते हैं। सबसे वियर्ड पार्ट, रिएक्शन, टाइमिंग। अलायंस अटैक करता है और लगता है जैसे रियलिटी थोड़ी लेट लोड हो रही हो, और मादारा का एक्सप्रेशन ऐसा काम था जैसे ये सब इसने पहले से ही देख रखा हो। एक मोमेंट आता है जहाँ क्लैरिटी मिलती है कि नंबर्स यहाँ मीनिंग नहीं रखते, और ये वो रियलाइजेशन होता है जो डैमेज से पहले हिट करता है। क्योंकि जब ओपोनेंट को समझ आ जाए कि सीन गलत है, तब फाइट नहीं होती, असेसमेंट होती है, और ये असेसमेंट प्रीटी वन साइडेड थी। मादारा ने बैटल को इम्बैलेंस बना दिया, अगला बंदा बैलेंस को जोक बना देता है। तुम्हें याद है जब पहली बार किसी ने वन पंच मैन देखा था तो एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक इनसेन फाइट, एक लॉन्ग बैटल, एक प्रॉपर फाइनल बॉस मोमेंट, और फिर बोरोस आता है और लगता है हाँ अब हो गया स्टार्ट, अब होगा रियल फाइट। और वही फीलिंग प्योर नॉस्टैल्जिया बन जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि अब कुछ लेजेंडरी होने वाला है, और साइतामा आता है और सीन का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है, जैसे किसी ने चाइल्डहुड एक्सपेक्टेशन तोड़ दी हो। पर रिस्पेक्टफुली बोरोस फुल स्पीच देता है, फुल बिल्डअप, फुल आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, और साइतामा वो सुन रहा होता है जैसे किसी ने अननेसेसरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी हो। सबसे फनी पार्ट, ये फाइट लगती ही नहीं। एक बंदा एपोक्लिप्स अनाउंस कर रहा है और दूसरा बंदा बस फिनिश करने आया है। और फिर वो मोमेंट जब बोरोस अपनी फुल पावर यूज करता है और तुम सोचते हो अब तो कुछ तूफान ही होगा। नहीं, वो मोमेंट भी साइतामा के लिए बस स्केड्यूल का पार्ट था, और तब समझ आता है ये फाइट नहीं थी, ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का परमानेंट एग्जाम्पल था। साइतामा ने एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया। नेक्स्ट वन एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन ही चेंज कर देता है। तो भाइयों और उनकी बहनों, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब वक्त है टॉप पे जाने का। और इस स्पॉट पर जिसने अपनी जगह बनाई है भाई, उसे देखकर तबाही वर्ड भी छोटा लगने लगता है। हम बात कर रहे हैं हंटर एक्स हंटर के गॉन और नेफरपीटो की। अब देखो बॉस, स्टार्टिंग में ये पीटो नाम की बिल्ली जैसी दिखने वाली आफत खुद को बहुत बड़ी तीसमा खान समझ रही थी। इसने हमारे प्यारे काइट भाई को निपटा दिया और हमें लगा कि भाई अब तो गॉन का पत्ता साफ है। लेकिन यहाँ पर पीटो ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने गॉन के अंदर के बाप को जगा दिया। गॉन ने कहा, बेटा तूने मेरा खिलौना तोड़ा, अब मैं तेरी तोड़ूंगा। गॉन ने अपनी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस, अपनी जवानी, अपनी एफडी सब कुछ दांव पर लगा दिया, और भाई साहब वो सीधा सुपर सियान के प्रोमैक्स वर्जन में तब्दील हो गया। मतलब भाई इसके बाल इतने लंबे हो गए कि ये आदिवासी तेल वाले भी देखकर रो पड़े। जो गॉन कल तक हाफ पैंट पहनकर घूमता था, वो अचानक से जिम का तगड़ा ट्रेनर बन गया। अब आती है लड़ाई की बारी। सॉरी, लड़ाई नहीं, इसे तो एक तरफा कुटाई कहते हैं। गॉन ने पीटो को ऐसी पहली लात मारी कि पीटो सीधा इसरो के रॉकेट की स्पीड से आसमान में पहुंच गई। पीटो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होगी, ये मैं कहाँ फंस गई यार। इसके बाद तो गॉन ने पीटो को जमीन पर ऐसे पटका जैसे धोबी घाट के कपड़े धोए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे मुक्के बरसाए। गॉन ने पीटो को सिर्फ हराया नहीं, उसका पूरा वजूद ही मिटा दिया। अगला मोमेंट सिर्फ ह्यूमिलिएशन नहीं है, वो बेंचमार्क है। ये वो मोमेंट है जहाँ मुझे लगा कि कुछ फाइट्स जीती नहीं जाती, बस एम्ब्रेस करी जाती है। माजिन बू का थ्रेट रियल था, डेंजरस भी था, और ऑनेस्टली पूरा सेटअप सीरियस लग रहा था। और फिर एंट्री होती है वेजिटो की, और सीन का टोन चेंज हो जाता है इंस्टेंटली, जैसे किसी विलन आर्क को स्किप कर दिया हो और कॉमेडी आर्क स्टार्ट हो गई हो। सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो पावर नहीं है, वो एटीट्यूड है। भाई फाइट में आया है पर कोई टेंशन लेकर नहीं आया,
और माजिन बू फुल रेज मोड, फुल डिस्ट्रक्शन मोड, फुल मैं सब खत्म कर दूंगा एनर्जी। और वेजिटो बस उसको देख रहा होता है जैसे कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो। सबसे फनी पार्ट, फाइट सीरियस नहीं लगती, इंटरेक्शन लगती है। एक बंदा यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा है और दूसरा बंदा उसको लाइटली रोस्ट कर रहा है मिड फाइट। और फिर वो मोमेंट जब वेजिटो को समझ आता है कि ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है और रिएक्शन ओके इंटरेस्टिंग, बस नो पैनिक, नो स्ट्रेस, नो अर्जेंसी। और वही सबसे बड़ी इंसल्ट थी, क्योंकि जब तुम ओपोनेंट को फियर नहीं देते, सिर्फ क्यूरियोसिटी देते हो, तब फाइट का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और ये बैटल खत्म नहीं होती, ये डेमोस्ट्रेशन बन जाती है कि कंट्रोल कैसा दिखता है। तो भाई लोग, ये थी एनिमे हिस्ट्री की वो टॉप 10 एपिक फाइट्स, या कहूँ एक तरफा सुताई, जहां ओपोनेंट्स को ऐसा धोया गया कि उनकी आत्मा ने भी अगले जन्म में विलन बनने से मना कर दिया होगा। अब तुम्हारी बारी, कमेंट्स में आकर अपनी भड़ास निकालो और बताओ इनमें से तुम्हारा फेवरेट तबाही कौन सी थी, या फिर कोई ऐसी लेजेंडरी कुटाई जो हमसे मिस हो गई। जिसका कमेंट सबसे तगड़ा होगा उसे मिलेगा हार्ट और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। और हाँ, अगर वीडियो देखकर तुम्हारे अंदर के ओटाकू को ठंडक मिली हो तो उस लाइक बटन पर जजकान मार दो। और जो नए हैं भाई, उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को इतनी जोरदार किक मारो कि वो अपनी औकात में आ जाए। तब तक के लिए एनीमे देखते रहो, मचाते रहो और सेफ रहो। सायोनारा।